जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे इस नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आज हम जो आपके पाठ्यक्रम में वापसी कहानी लगी हुई है, मतलब बीए चतुर्थ सेमेस्टर का हिंदी साहित्य जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, उसमें जो नेक्स्ट कहानी है वापसी, उस पर हम चर्चा करेंगे। जिसकी रचना उषा प्रेमदास जी ने की है। दोस्तों इससे पहले जो भी आपके पाठ्यक्रम में कहानी लगी हुई थी, क्योंकि जो आपका पाठ्यक्रम है उसमें कि टोटल 8 कहानी लगी हुई थी, जो द्वितीय प्रश्न पत्र आपका है। तो हमने लगभग 6 कहानियों पर प्रॉपर चर्चा किया हुआ है। जो प्रश्न उनसे बन सकते थे हमने कराए हुए हैं। अगर आप सभी लोगों ने नहीं देखे हैं तो जाइए तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये आपकी नेक्स्ट कहानी है वापसी, जिसकी रचना उषा प्रेमदास जी ने किया है। तो इससे मतलब कि जो प्रश्न बन सकते हैं लेकर आए हैं। इन प्रश्नों को हल करने से पहले दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले इकट्ठा कर लेते हैं। मतलब कि जो कवि हैं उनकी रचनाएँ कौन सी इंपॉर्टेंट मतलब हैं, और कौन से मतलब कि उपाधियाँ उनको मिली, या कहाँ जन्म हुआ और जन्म स्थान क्या है, या फिर तो जो आपकी ये वापसी कहानी है तो उसमें कौन सा पात्र गौड़ है, कौन मुख्य पात्र है, या कौन नायक है। इस प्रकार से हम देख लेते हैं मोटे तौर पर। उसके पश्चात हमें सही प्रश्न हल करेंगे। सभी को सब लगातार बने रहना है वीडियो में। चलो सर्वप्रथम देखते हैं जो वापसी कहानी है आपके पाठ्यक्रम में, तो ये प्रकाशित कब हुई, कब प्रकाशित हुई कहानी। तो ये 1950 में प्रकाशित हुई थी वापसी कहानी। क्योंकि ये कहानी है तो इससे प्रश्न हो सकता आ जाए। क्योंकि जो ये भी नहीं पता होगा कि जो आप पढ़ रहे हैं पूरी कहानी पढ़ रहे, आपको ये भी नहीं पता कि आपकी कहानी जो वापसी वो प्रकाशित कब हुई। ये कॉमन सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि वापसी कहानी कब प्रकाशित हुई थी। अब एक कवि के बारे में, कवि कौन है जो वापसी कहानी लिखा, तो वही उषा प्रेमदास जी हैं जिन्होंने कहानी ये वापसी लिखा हुआ है। तो इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों टाइपिंग यहाँ एरर हुआ था, तो मतलब जो हमारे नोट्स बनाए थे दोस्तों, तो यहाँ पर 24 सितंबर हो गया था, जो कि गलत है। क्योंकि इनका जन्म हुआ 24 दिसंबर में, इसलिए हमने बड़े बड़े फॉन्ट में लिख दिया है। इनका जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1930 में। हो सकता है क्योंकि कवि से प्रश्न बन जाए आपके प्रश्न पत्र में, तो हमें उम्मीद है आप कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। और इनका जन्म स्थान क्या था, तो जन्म स्थान क्या था कानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में आप सभी को पता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ये बुआ के लड़के श्री शिवलाल सक्सेना के संरक्षण में, मतलब का ये मतलब कि तात्पर्य ये है कि जो उषा प्रेमदास जी हैं, उनके जो बुआ के लड़के थे श्री शिवलाल सक्सेना जी, उनके संरक्षण में रहकर ही उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है। प्रश्न आ जाएगा कि मतलब कि जो उषा प्रेमदास जी हैं तो किसके संरक्षण में रहकर शिक्षा प्राप्त की थी, अर्थात इनका पालन पोषण किसने किया। तो ये वही किया था श्री शिवलाल सक्सेना, जो कि क्या थे, इनके बुआ जी के लड़के थे। तो आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट दोस्तों है कि पहले जो उषा प्रेमदा हैं, तो पहले ही मतलब कि उषा सक्सेना के नाम से रचनाएँ लिखती थी। बाद में इन्होंने उषा प्रेमदा रख लिया था, उषा प्रेमदा। तो हो सकता है प्रश्न रहेगा कि इन्होंने सर्वप्रथम मतलब रचना करना किस नाम से स्टार्ट किया। तो अगर उषा सक्सेना है तो आप उसको टिक कीजिएगा। और उषा प्रेमदा इन्होंने क्यों रखा है, उनकी माँ का नाम था प्रेमदा, इसलिए इन्होंने अपने नाम का मतलब सक्सेना हटाकर प्रेमदा कर लिया था। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है उसकी कहानियाँ इनकी। तो फर्स्ट कहानी ये मतलब फैक्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की इनकी प्रथम कहानी कौन थी। तो प्रथम कहानी थी लाल चुनर, जो कि सरिता एक पत्रिका है उसमें प्रकाशित हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इनके मतलब की जो कहानियाँ हैं, तो पहले ज़िंदगी और गुलाब के फूल, जो कि 1961 में, और फिर बसंत आया 1961 में, ये भी है। फिर एक कोई दूसरा, ये भी 1966 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है कितना बड़ा झूठ 1972 में, और मेरी प्रिय कहानी 1974 में। दोस्तों ये आप सभी को सही याद रखना, इंपॉर्टेंट हो सकता है आ जाए आपकी परीक्षा में 60% यहाँ से। दोस्तों नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट कि उनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला, कब मिला, 2007 में मिला था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आपकी कहानी लगी है वापसी, उससे संबंधित क्या मतलब के तथ्य हैं। उससे तथ्य ये हैं कि इसमें पात्र दिए हुए हैं। फर्स्ट दिया हुआ है गजाधर बाबू, फिर है अमर, फिर कांति, फिर नरेंद्र, बसंती और गणेशी और शीला। तो ये क्या हैं, इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो जो गजाधर बाबू हैं तो इस कहानी के पूरे नायक हैं, क्योंकि ये इन्हीं के ऊपर पूरी कहानी लिखी गई है कि इनकी कैसी दशा है। क्योंकि दोस्तों जो गजाधर बाबू हैं तो ये रेलवे में कार्य करते हैं। तो ये 35 वर्ष तक दोस्तों मतलब कि रेलवे में काम करते हैं। लिखा हुआ है कि 35 वर्ष की नौकरी के बाद रिटायर होते हैं रेलवे से। दोस्तों ये भी प्रश्न आ सकता है कितनी वर्ष तक, 35 वर्ष दोस्तों। तो दोस्तों जब वो रेलवे में काम करते अकेले होती हैं, प्रवास दूर रहते हैं, जब वे घर मतलब कि वापस आने के लिए मतलब सोचते हैं, जब ये रिटायर होते हैं तो मतलब एक प्रकार से तरह-तरह के मतलब की कल्पना करते हैं कि हमारे घर में इस तरह इज़्ज़त होगी, या हमारा मतलब कि अच्छे प्रकार से मतलब की देख-रेख होगी। बट दोस्तों जब ये घर आते हैं तो इनकी उपेक्षा ही की जाती है। क्योंकि जो सभी लोग मतलब घर के सदस्य, जैसे कि इनका बड़ा बेटे का नाम है अमर नाम है दोस्तों, और उनकी बड़ी बेटी का नाम है कांति, ये दोनों की विवाह हो चुका है। और इनका छोटा बेटा का नरेंद्र है, और ये छोटी मतलब की बेटी उसका नाम बसंती है। ये दोनों अभी अविवाहित हैं, पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों। तो एसपी को ध्यान रखना बेटा बेटी। और नेक्स्ट है गणेशी, जो कि इनका नौकर है दोस्तों, गणेशी नौकर है। और नेक्स्ट क्या है शीला, शीला क्या है, शीला वही है जो बसंती है, तो उसकी बेस्ट फ्रेंड है शीला। तो आपको ध्यान रखना है। उसका कहा जाए कि शीला मतलब कि बसंती की मतलब कि मित्र का, या मतलब कि
बेस्ट फ्रेंड का क्या नाम था, तो यही शीला था, आप सब लोग ध्यान रखेंगे। तो ये पात्र हैं दोस्तों। तो जो ये सभी लोग हैं, जो उपेक्षा करते हैं और तरह-तरह से ताने मारते हैं कि आप मतलब कि नौकरी वहाँ पर करते हैं, तो हम यहाँ मतलब कि यहाँ बैठे नहीं रहते हैं, वो हमारा यहाँ मतलब बहुत सा कार्य है। एक प्रकार जो पत्नी है कुछ ज़्यादा ही मतलब कि ताने मारते रहते हैं, जिससे मतलब कि जो सोच रहे थे इनका अपोज़िट होता है यहाँ पर, और ये दुखी हो जाते हैं और ये मतलब कि दूसरा जो कार्य है ढूँढने लगते हैं कि हमको जल्द ही दूसरा कार्य करना है और वहाँ भी हमको रहना है। तो तत्पश्चात एक कार्य ढूँढते हैं, इनका दोस्त होता है दोस्तों, तो वहाँ पर इनको चीनी मिल में नौकरी मिल जाती है। तत्पश्चात वो वहाँ चले जाते हैं। इस प्रकार से कहानी में दर्शाया गया है कि एक प्रकार से वृद्धों की समस्या दिखाई गई। तो दूसरी बात ये है कि एक व्यक्ति की उपेक्षा कैसे की जाती है, मतलब कि जब तक वो बेचारा कार्य कर रहा है तब तक ही मतलब उसकी इज्जत है, और जब तक वो कार्य से रिटायर हो गया या फिर, तो ये प्रकार दिखाया गया है कि उसकी कोई मतलब वैल्यू नहीं रहती है प्रकार से। इस कहानी में मतलब उषा प्रेमचंद जी ने उजागर किया है, जो आपके सामने है। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब कहानी से प्रश्न जो बन सकते हैं आपकी परीक्षा में, सिर्फ आपको लगातार मतलब कहानी के अंत तक बने रहना है, जिससे आपको प्रॉपर तैयारी हो सके। तो पहला फर्स्ट यही है जो हमने प्रॉपर, अगर आप लोग ध्यान सुना होगा तो इस प्रश्न का उम्मीद है आप उत्तर कर पाएंगे। फर्स्ट प्रश्न है कि उषा प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था। तो बेसिक सा प्रश्न है, उम्मीद आप कर पाएंगे, सभी को पता है, आप सभी लोग लगातार कमेंट कीजिएगा। और इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है, अगर आप विकल्प नंबर फर्स्ट टिक कर रहे हैं तो आपका उत्तर सही है, अर्थात 24 दिसंबर 1923 में ही उषा प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उषा प्रेमचंद जी का जन्म स्थान कहाँ हुआ था। तो हमने अभी बताया कहाँ हुआ था, तो जन्म स्थान था कानपुर। क्या था, कानपुर था। कानपुर प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर है, वो वैसे सब प्रश्न कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, तो कानपुर में होता है। आप सब लोग ध्यान रख सकता है, मतलब कानपुर ना उत्तर प्रदेश आया तो आप वो भी टिक करिए, जितने कोई राज्य है जिसमें कानपुर आता है, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, उषा प्रेमचंद जी का पालन पोषण व शिक्षा मतलब कि किसके संरक्षण में प्राप्त की, वो उषा प्रेमचंद जी ने, तो हमने अभी बताया कौन थे वो, तो उनके बुआ के लड़के थे, उनका क्या नाम था, उनका नाम था श्री शिवलाल सक्सेना। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, क्या नाम था, श्री शिवलाल सक्सेना, जो कि उपयुक्त लिखा हुआ शुरू दे सकते हैं। नेक्स्ट है, उषा प्रेमचंद जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए जो कि 1952 में, एमए जो कि 1952 में किस विषय से, मतलब कि किस विषय से किया, ये प्रश्न दोस्तों है। तो इसमें दोस्तों दो प्रश्न छिपे हैं। ये तो प्रश्न ये है कि ये आ जाए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किस वर्ष किया, तो 1952 आप टिक करेंगे। और फिर यह आ जाए कि उन्होंने मतलब कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किस विषय से किया, तो आप सभी लोग इस विषय का उत्तर, अगर आप विकल्प नंबर 20 सोच रहे हैं, अंग्रेजी साहित्य या इंग्लिश लिटरेचर, तो आपका सही उत्तर होगा था, बी नंबर का सही उत्तर है दोस्तों। इस प्रश्न में अगर जो लोग नहीं पढ़े हैं या फिर जो लोग मतलब कि नहीं पढ़े हैं, मतलब भाई मान लो नहीं पढ़े हैं, तो वो लोग इसका उत्तर ये करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि जैसे कि जो उषा प्रेमचंद जी हैं हिंदी की मतलब कि क्या हैं, कवि हैं, तो हिंदी साहित्य से एमए किया होगा, बट उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में किया था, जो कि 1952 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, इंग्लिश लिटरेचर से। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि उषा प्रेमचंद जी की पहली कहानी कौन सा है। तो पहली कहानी कौन सा, तो कितना बड़ा झूठ ये नहीं है, फिर बसंता ये भी नहीं है। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर है विकल्प नंबर सी, अर्थात क्या, लाल चुनरी, मतलब उषा प्रेमचंद जी की कहानी, जो कि सरिता पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। हमने प्रॉपर मतलब उपयोग चर्चा किया हुआ है, अगर आप सभी लोग ध्यान से देख रहे होंगे तो हमें उम्मीद है कि आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट है कि उषा प्रेमचंद जी की वापसी कहानी कब प्रकाशित हुई। दोस्तों बेसिक सा प्रश्न है, कब प्रकाशित हुई ये आपको पता होना चाहिए, कि पूरी कहानी पढ़ डाले पता नहीं, कि मतलब कि आपको यही नहीं पता कि कब प्रकाशित हुई, तो सोचने वाली बात है। तो इस प्रश्न का अगर उत्तर आप सभी लोग विकल्प नंबर फर्स्ट टिक करने की कोशिश कर रहे हैं, अर्थात क्या 1950, तो आपका सही उत्तर होगा, अर्थात क्या, जो उषा प्रेमचंद जी हैं, तो उनकी जो वापसी कहानी है, तो इसकी रचना जो है उन्होंने 1950 में, था 1950 में प्रकाशित हुई थी। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, अगर ये प्रश्न आता है तो हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग इसका उत्तर सही से कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि उषा प्रेमचंद द्वारा लिखित वापसी कहानी का नायक कौन है। दोस्तों नायक वही है जिनके मतलब कि जो भी कहानियाँ पढ़ रहे हैं उसमें जिसका नाम बार बार आ रहा है या जिसके बारे में ज़्यादा कहानी बताई गई है, तो उसी वही नायक हो। जैसे कि अगर अगर उपन्यास की भी बात करें तो जैसे गबन उपन्यास में ज़्यादातर रमानाथ की कहानी हुई दी गई है, तो रमानाथ नायक हो जाता है। दिव्या उपन्यास में पृथुसेन है, दिव्या है स्वयं, उसके बारे में जैसे कि ज़्यादातर बात की गई है, तो वो नायक नायिका हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जो ये मतलब कोई वापसी कहानी है, तो इसमें ज़्यादातर बात गदाधर बाबू जी की मतलब कि की गई है, मतलब कि इनका वर्णन है, इनके बारे में पूरी दशा व्यक्त की गई है इनके माध्यम से, और समाज में जो व्याप्त मतलब कि एक प्रकार से है, जैसे वैल्यूज़ मतलब कि दिखाया गया है, व्यक्ति का महत्व कैसा है, तो गदाधर बाबू के माध्यम से ही मतलब कि दर्शाया गया है। तो इस जो आपकी वापसी कहानी है, तो इसके जो नायक हैं कौन होंगे, गदाधर बाबू ही होंगे, ना कि अमर होंगे, ना कांति, ना शीला, ना नरेंद्र, ना बसंती, कौन, गदाधर बाबू। अर्थात अगर आप सभी लोग विकल्प नंबर
सी टिक मतलब कि सी नहीं डी है, हाँ डी टिक करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका उत्तर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गजाधर बाबू ने रेलवे में कितने वर्ष नौकरी की थी? कितने वर्ष? 35 वर्ष की। तुमने भी प्रॉपर बताया 35 वर्ष बाद रिटायर हुए थे। तो विकल्प नंबर बी अगर आप सभी लोग सोच रहे हैं टिक करने के लिए तो आपका उत्तर सही है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये रहा कि परिवार वालों के व्यवहार से दुखी होकर गजाधर बाबू ने क्या निर्णय लिया? क्या निर्णय लिया? बड़ी खुशी से घर आए थे दोस्तों, बट ये इनकी परिवार में ऐसी उपेक्षा होती है, बहुत दुखी होते हैं और जल्द ही घर से निकलने की कोशिश करते हैं। तो क्या कर रहे थे? हरिद्वार जाने की नहीं, हरिद्वार जाने की नहीं, आत्महत्या करने की ये भी नहीं है, और किसी से बात ना करने की ये भी नहीं है। तो है इसमें प्रश्न क्या? तो वही बचा विकल्प नंबर डी, क्या कहीं और जाकर नौकरी करने और रहने का। ये उन्होंने मतलब तय किया अंत में, और हुआ वही भी, कुछ चीनी मिल में उनको नौकरी मिली, वहाँ चले गए दोस्तों ये को गजाधर बाबू। तो इसका उत्तर आप सभी लोग डी टिक करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग कर पाएंगे आराम से। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है गजाधर बाबू के बड़े बेटे का क्या नाम था? तो बड़े बेटे क्या नाम था? मैं भी बताया था क्या नाम था। बड़े बेटे का नाम था अमर और बड़ी बेटे का नाम था कांति। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आप सभी लोग विकल्प नंबर फर्स्ट अमर टिक करेंगे तो आपका उत्तर सही होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि गजाधर बाबू की बेटी का क्या नाम था? क्या नाम था दोस्तों? तो विकल्प इसके यहाँ दिए गए हैं। हाँ, तो विकल्प नंबर फर्स्ट दिया हुआ है शीला, सेकेंड है बसंती, थर्ड है कांति और फोर्थ है जालपा। दोस्तों इस प्रश्न का अगर प्रश्न ये आता है एक प्रकार से तो गलत माना जाएगा, क्योंकि इसमें जो कांति और शीला जो कांति और बसंती हैं तो दोनों नाम दिए हुए हैं, जो कि इनके दोनों मतलब बेटी का नाम। बसंती जो इनकी छोटी बेटी का नाम था और कांति इनकी बड़ी बेटी का नाम था दोस्तों। तो ये पूछ रहा है कि इनकी बेटी का क्या नाम था, ना कि बड़ी लगा दी एक बार प्रश्न यही पूछ रहा है। हाँ, गजाधर बाबू की बेटी का क्या नाम था दोस्तों। यहाँ पर ये प्रश्न होता है कि छोटी बेटी का बड़ी बेटी का, तो इसका प्रश्न उत्तर सही हो जाता, बट इसमें से पूछ रहा है बेटी का नाम है। तो दोनों बेटियाँ इनकी हैं, कौन? बसंती और कांति। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हमारा ए और बी दोनों हुआ, मतलब कि सॉरी बी एंड सी, बी एंड सी मतलब कि दोनों होगा। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न इस तरह नहीं आएगा या फिर पूछेगा बड़ी बेटी का क्या नाम था या फिर पूछेगा बेटी का क्या नाम था, तो उसमें दोनों नाम नहीं होंगे क्योंकि दोनों ही बेटे निकले थे, या फिर दोनों नाम होंगे तो बी एंड सी लास्ट में ये ऑप्शन प्रश्न मतलब कि विकल्प आपको मिलेगा ही। नेक्स्ट प्रश्न, और जिससे में नहीं मिलता तो वो प्रश्न गलत है। नेक्स्ट प्रश्न जो तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, एक प्रकार से जो प्रयोग किया गया है इस कहानी में। तो स्टेटमेंट ये है कि सभी खर्च, क्या स्टेटमेंट एक बार पढ़ते हैं थोड़ा जूम करके। हाँ, क्या स्टेटमेंट दिया गया है कि सभी खर्च तो वाजिब हैं, किसका पेट काटूं, यही जोड़ गांठ करते करते बूढ़ी हो गई, ना मन का पहना और ना मन का ओढ़ा, यह पंक्ति किस कहानी के किस पात्र ने कही? दोस्तों ये गजाधर बाबू जो पत्नी हैं उन्होंने ही गजाधर बाबू से कहा था। तो इस प्रश्न का अगर आप सभी लोग उत्तर विकल्प नंबर फर्स्ट टिक कर रहे हैं तो आपका उत्तर बिल्कुल ही सही है, क्योंकि उन्होंने ही मतलब शिकायत करते हुए अपने पति से कह रही हैं कि हमने ना ढंग का पहना है, मतलब एक प्रकार ना ढंग का ओढ़ा, और पूरी मतलब ज़िंदगी इसी मतलब कट रह गई, इस प्रकार से वो कह रही हैं। जैसे कि वो सोच रहे हैं कि जो गजाधर बाबू ऐसे मतलब वहाँ बैठे रहते थे इस प्रकार से, क्योंकि उपेक्षा में कर रहे हैं कह रहे हैं ना, क्योंकि घर वालों ने इनकी हद से ज़्यादा उपेक्षा करते हैं दोस्तों। ये गुस्सा में एक प्रकार से इनका मन इस प्रकार से हो जाता है कि ये तुरंत मतलब कि सोच रहे थे घर जाने से हमको खुशी मिलेगी, लेकिन इनको खुशी की जगह पर दुख ही मिलता है, तो ये तुरंत निकल पड़ते हैं नई नौकरी की तलाश में। तो इस जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कथन, तो गजाधर बाबू की पत्नी का है। नेक्स्ट है कि गजाधर बाबू को रिटायर होने के बाद कहाँ नौकरी मिली? मैंने कई बार इस मतलब कि प्रॉपर उच्चारण किया हुआ, कहाँ मिली? तो कहाँ मिली थी? चीनी मिल में मिली थी दोस्तों, अर्थात विकल्प नंबर फर्स्ट ही 13 नंबर प्रश्न का हमारे उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है गजाधर बाबू के घर से नौकर को किसने नौकरी से निकाल दिया? दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा गजाधर बाबू ने ही निकाल दिया। जब बता रहे थे कि पैसों की मतलब प्रकार दिक्कत है बहुत ज़्यादा, और पैसे आ नहीं रहे हैं और मतलब काम बहुत सारा है प्रकार से, तो गजाधर बाबू ने मतलब एडवाइस दिया कि मतलब कि नौकर को कम कर देते हैं, आप सभी लोग काम कर लीजिए। लेकिन दोस्तों ये प्रकार से ये लोग नहीं चाहते हैं नौकर जाए घर से, और पैसे भी नहीं दिक्कत है, लेकिन फिर भी गजाधर बाबू जो है ना, तो जो उनका नौकर होता है गणेश जी, उसको घर से अंदर निकाल देते हैं, सेवा मुक्त कर देते हैं कि जाइए आप, हम अपना कार्य कर लेंगे। इससे जो घर वाले वो नाराज़ हो जाते हैं। तो ये प्रश्न नहीं पूछा क्यों निकाल देते, ये प्रश्न इसलिए पूछा है कि किसने निकाला, तो सिर्फ ये बताना है आपको किसने निकाला। तो गजाधर बाबू ने ही मतलब कि नौकर का नाम था गणेश जी, उसको निकाल दिया नौकरी से। आज सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि गजाधर बाबू की बड़ी बेटी, दोस्तों यह प्रश्न सही है, बड़ी बेटी का क्या नाम था? तो मैंने कई बार बताया हुआ, क्या नाम था? कांति दोस्तों, जो कि इसकी शादी हो गई थी। और बसंती है छोटी बेटी जिसकी शादी नहीं हुई थी। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। तो अगर
इस प्रश्न का उत्तर हम फर्स्ट टिक करेंगे तो आपका उत्तर सही है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि ज़िंदगी और गुलाब के फूल किसका कहानी संग्रह है। तो बहुत ही प्रश्न दोस्तों सरल है, इसका उत्तर अगर आप सभी लोग विकल्प नंबर बी टिक करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि उषा प्रेमदास जी ने ही ज़िंदगी और गुलाब के फूल मतलब कहानी संग्रह लिखा। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि उषा प्रेमदास जी का प्रथम उपन्यास जो कि 1961 में प्रकाशित हुआ कौन सा था। दोस्तों उपन्यास के बारे में आया दोस्तों इनकी जो उपन्यास हैं तो उपन्यासों के नाम थे। पहला उपन्यास जो था 55 खंबे लाल दीवारें, फिर है रुकोगे नहीं राधिका, फिर है शेष यात्रा, फिर है अंतर्वशी, फिर है भया कबीर उदास। ये दोस्तों कुछ इनके मतलब कि इम्पोर्टेंट उपन्यास हैं किसके, उषा प्रेमदास जी के दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना इसमें से जो विकल्प में सिर्फ क्या दिया हुआ है। तो विकल्प में तो सभी दिए हैं, शेष यात्रा ये भी इनका है, बट ये पूछ रहा है कि जो 1961 में प्रकाशित हुआ था। तो दोस्तों 1961 में इनका 55 खंभे लाल दीवारें, विकल्प नंबर जो सी है वो मतलब कि इनका प्रकाशित हुआ था। बाकी जो गबन है तो प्रेमचंद जी का है, मुंशी प्रेमचंद जी का, और जो अमिता है तो दोस्तों उनका है यशपाल जी का। तो दो ही उपन्यास शेष यात्रा 55 खंभे ये दोनों उषा प्रेमदास जी के हैं, बट ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सा उपन्यास, तो दोनों हो जाएंगे। बट ये पूछ रहा है कि 1961 में कौन उपन्यास प्रकाशित हुआ, तो है 55 खंभे लाल दीवारें। बट आपको सभी याद रखना है, शेष यात्रा भी इनका है, 55 खंभे लाल दीवारें भी इनका है, रुकोगे नहीं राधिका ये भी इनका है, और अंतर्वशी ये भी इनका है, और भया कबीर उदास ये भी इनका। हो सकता है कल के प्रश्न आ जाए कि 4 विकल्प दिए हों और एक मतलब कि अदर दे दिया गया हो, पूछा जाए कि इनमें से कौन सा उपन्यास उषा प्रेमदास जी का नहीं है। तो आपको इसमें पता होना चाहिए, तभी आप उसका उत्तर आप टिक कर पाएंगे। हमें उम्मीद है आपको समझ इतनी बातें जो भी हमने बताया है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 17 नंबर प्रश्न हमारा है, गदाधर बाबू के जाने हेतु वापसी कहानी में रिक्शा कौन बुला, जिससे जब ये वापस जाने के मतलब की नौकरी के लिए रिटर्न करते हैं तो निकले मतलब रिक्शा बुलाकर कौन लाता है। तो इनका जो बेटा है कौन, नरेंद्र जी तो है, विकल्प नंबर बी वही बुलाकर आता रिक्शा। अर्थात इस प्रश्न का 17 नंबर है, इसका उत्तर हमारा विकल्प नंबर क्या होगा, 17 नंबर का हमारा उत्तर है जो विकल्प नंबर बी टिक कर रहे हैं छात्रों का सभी उत्तर का सही है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है उषा प्रेमदास का जो कहानी संग्रह, कौन सा कहानी संग्रह है फिर बसंत आया, कब प्रकाशित हुआ। दोस्तों इस पर हमने चर्चा वीडियो के मतलब की शुरुआत में ही किया हुआ है। आप सभी लोग अगर सही देखे होंगे तो हमें उम्मीद है इसका उत्तर आप सभी लोग ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में कर पाएंगे। अगर आपको नहीं आता तो एक बार वीडियो बैक कीजिए और फिर देखिए, और फिर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर कीजिए। दोस्तों हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। जो भी आपको डाउट है उस आप बेहिचक मतलब कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, जिसका उत्तर आपको प्रॉपर मिल जाएगा 24 घंटे के अंदर दोस्तों। और नेक्स्ट कहानी जो है तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसके पश्चात एक वीडियो लेकर आए जो कहानी साहित्य का होगा। इससे लगभग आपकी लगभग पेपर में 100 प्रश्न आएंगे, जिसमें लगभग दोस्तों 30-40 प्रश्न वहीं से होंगे, क्योंकि कहानी साहित्य प्रश्न ज़्यादा आ जाते हैं कि कौन प्रथम कहानी थी, कौन मौलिक कहानी है, इसकी रचना किसने की थी, इस प्रकार से प्रश्न आते हैं दोस्तों। तो कहानी जो लगी हो रहेगी उसमें से लगभग 30-40 प्रश्न आएंगे ही, तो कहानी आपके पाठ्यक्रम लगी 8, और बाकी अन्य जो प्रश्न आएंगे 30-40 तो आएंगे कहानी साहित्य से। तो दोस्तों आपको इसी प्रकार बने रहना है। हमें उम्मीद है आपको समझ में आता होगा। अगर नहीं भी आता तो वीडियो में कमेंट कीजिए कि आपको इसमें क्या दिक्कत होती है, जिससे हमें सुधार मतलब ये प्रकार से बेहतर करने की कोशिश हम भी करें, और हमें उम्मीद है वो समझ में आएगा। और आपका PDF भी जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जो हमने प्रॉपर पहले वीडियो में बताया होगा कैसे मिलेगा, और उस मतलब की रास्ते को फॉलो करके आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर